दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम CSEB जेई डबल ई पैकेज से रिलेटेड जितने टॉपिक्स अभी तक कवर हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। जिन्हें भी इस कोर्स के बारे में अगर जानकारी नहीं हो तो मैं बता दूं कि ये कोर्स हमारे मोबाइल ऐप अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर CSEB जेई डबल ई पैकेज के नाम से अवेलेबल है, जिसका करंट ऑफर जो प्राइस है वो 2500 रुपीज है। इस कोर्स से रिलेटेड डेमो वीडियोस यूट्यूब और मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। लैंग्वेज का इशू नहीं है और अनलिमिटेड व्यूज है। कहने का मतलब अगर आप चाहें तो एक वीडियो बार बार देख सकते हैं और इन वीडियो से रिलेटेड PDF नोट्स ऐप पर ही आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन का जो एक्सेस है वो 24/7 आवर्स है। और इस कोर्स को कैसे परचेस किया जाए उसकी जानकारी के लिए ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, जो कि YouTube और मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप इस गिवन नंबर पर क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, जिसके लिए आज ये वीडियो बनाया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए, तो उसकी हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, in a transformer, what is the phasor relationship of the loss component of no load current with the mutual flux? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फेजर रिलेशनशिप पूछा जा रहा है किन किन के बीच में, लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट एंड म्यूचुअल फ्लक्स। दैट मीन्स लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट कौन है, I ओमेगा, एंड म्यूचुअल फ्लक्स इज फाई। तो हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, अपना फेजर एक बार क्लियर कर लेते हैं कि कैसा है। तो ये हो गया फाई से लैगिंग में हम लोग दिखाएंगे इंड्यूस्ड EMF, दैट इज E1 और प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF है, और ये E2 सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF है। अगर अज्यूम किया जाए इस फेजर के हिसाब से, दैट इज N1 इज ग्रेटर देन N2। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि हम लोगों को सप्लाई वोल्टेज किधर ड्रॉ करनी चाहिए, तो दैट इज अपोजिट टू द इंड्यूस्ड EMF। ये लेंस लॉ के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिराइव कर रहे हैं। देन V1 इज इक्वल टू व्हाट, E1 माइनस ऑफ E1। ठीक है, ये अपोजिट होगा इंड्यूस्ड EMF के। ठीक, अगर हम लोग देखें कि फ्लक्स के फेज में कौन होगा, तो मैग्नेटाइजिंग करंट एक ऐसा करंट है जो फ्लक्स को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। सो I म्यू इज इन फेज विथ फ्लक्स, तो ये हो गया I म्यू। और अगर लॉस कंपोनेंट की बात करें तो दैट इज फेज इन सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, ये I ओमेगा हो गया। अब इतने से अगर हम लोग देख रहे हैं कि जो फ्लक्स है और I ओमेगा है, तो I ओमेगा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है फ्लक्स से बाय 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, लीड्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री। तो हम लोगों ने अपने फेजर के थ्रू यही कंक्लूड किया है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर ए, कि I ओमेगा जो लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट है, दैट इज लीड्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज केप्ट इन ऑयल टैंक। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इज केप्ट इन ऑयल टैंक 2। तो एक दिया हुआ है प्रोवाइड इंसुलेशन, दूसरा दिया है कूलिंग, तीसरे में दिया है कि बोथ A एंड B, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। अगर देखें तो ऑयल का जो काम है, प्राइमरली अगर वो काम करे तो वो एज अ इंसुलेशन यूज हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर ऑयल का दूसरा काम देखें तो वो कूलिंग है। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखें तो इसमें दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, इंसुलेशन और कूलिंग, और सी हमारे लिए बेटर ऑप्शन है कि उसमें दोनों को इंक्लूड कर लिया गया है, इंसुलेशन भी और कूलिंग भी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमको पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज फॉल्स फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर के एजम्पशंस की बात चल रही है। ठीक है, बट यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि हमको फॉल्स एजम्पशन ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट, सारे जो गिवन ऑप्शंस है वो हमको बहुत ही अच्छे से रीड करना होगा। द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज यूनिटी। तो ये जो एजम्पशन है दैट इज इंक्लूडेड इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर प्योर इंडक्टर्स, ये भी आइडियल ट्रांसफॉर्मर के एजम्पशंस में शामिल है। द लीकेज फ्लक्स एंड लीकेज इंडक्टर्स आर जीरो। हाँ, यहाँ पर ये स्पष्ट है कि जो लीकेज होना चाहिए दैट इज
जीरो होना चाहिए, तो इसकी वजह से लीकेज इंडक्टेंस भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये भी आइडियल ट्रांसफार्मर में इंक्लूडेड है। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। द कोर हैज परमेबिलिटी टू जीरो वैल्यू, द कोर हैज परमेबिलिटी टू जीरो वैल्यू। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए कोर की जो परमेबिलिटी है कैन नेवर बी जीरो, ये हमेशा होना चाहिए हाई। दैट मीन्स हम लोग इसको आइडियली अगर अज्यूम करें तो परमेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट, और जिससे रिलेटेड क्या होगा कि रिलक्टेंस टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, फॉल्स अजम्पशन है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। करेक्ट अजम्पशन ये है कि परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now in question 4, what is thickness of lamination used in a transformer? ठीक है, लैमिनेशन की थिकनेस हम लोग कितनी देते हैं जनरली ट्रांसफार्मर में, तो अगर देखा जाए तो जनरली हम लोग 0.35 mm मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है ये लैमिनेशन की थिकनेस के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें रेंज वाइज दिया हुआ है, तो ये गिवन वैल्यू जिस भी रेंज में आएगा वही हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 0.1 mm टू 0.5 mm देखा जाए तो वैल्यू इसी रेंज में है, राइट। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन के लिए हम लोग जाएंगे ही नहीं, सारे ऑप्शंस के लिए अगर देखा जाए रेंज के हिसाब से तो यहाँ पर ये वैल्यू ए में जो ऑप्शन दिया हुआ है 0.1 mm टू 0.5 mm इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What should be the ideal volatility and ideal viscosity of the transformer oil? अगर ट्रांसफार्मर ऑयल की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो उसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, विस्कोसिटी लो होनी चाहिए, और वोलेटिलिटी जो होनी चाहिए दैट इज ऑल्सो लो। ठीक है, इसके हिसाब से अगर ऑप्शन को देखा जाए तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल के प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और है कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को पूछी जाए तो ये इंसुलेशन है, और इंसुलेशन जो भी प्रोवाइड करता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी हाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, ये हाई होगी। और फ्लैश पॉइंट की बात करें तो फ्लैश पॉइंट भी क्या होगा, फ्लैश पॉइंट ऑल्सो हाई। पोर पॉइंट की बात करें तो पोर पॉइंट होगा, पोर पॉइंट लो होना चाहिए। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाते हैं तो ये हो गया। और एक और प्रॉपर्टी है कि ये गुड गैस एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल में ये सारे क्वालिटीज, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोगों को किया गया है उसके हिसाब से तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज HV वाइंडिंग, LV वाइंडिंग, इधर HV और LV, नन। तो अगर हम लोग बात करें प्राइमरी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर के तो कौन सी वाइंडिंग होती है, HV वाइंडिंग होती है कि LV वाइंडिंग होती है कि दोनों वाइंडिंग हो सकती हैं कि कोई भी नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंक्लूजन निकालें तो मैं ये लिख देती हूँ, ये प्राइमरी साइड के लिए है, दैट वन इज सेकेंडरी साइड। ठीक है, एज पर आर रिक्वायरमेंट कि हमको कैसा रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या है कि आउटपुट साइड में वोल्टेज लेवल बढ़ा होना चाहिए, इसलिए इधर क्या दिए हम लोगों ने, HV वाइंडिंग प्रोवाइड की। प्राइमरी में क्या हो जाएगा, LV वाइंडिंग। ठीक है, स्टेप डाउन को अगर देखा जाए तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये कहेगा कि सेकेंडरी साइड जो है वो LV प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वोल्टेज लेवल को डाउन चाहिए तो लो वोल्टेज लगाएंगे, और इधर क्या लगाएंगे, HV। ठीक है, यहीं से अगर अपन कंक्लूड करें कि प्राइमरी में कौन सी वाइंडिंग दे सकते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्राइमरी में LV भी दे सकते हैं और HV भी दे सकते हैं। तो इस हिसाब से जो 6 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज सी, इधर HV और LV हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a transformer is having equal number of turns at primary and secondary then transformer is called as। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स को देखा जाए, प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स देखा जाए तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की नहीं होती।
ठीक है, इसमें तो अनइक्वल होते हैं, स्टेप डाउन भी अनइक्वल होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर टैपिंग पे डिपेंड करता है, और ये हो गया आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। वो क्या करेगा, इसमें यही खास बात है कि इसमें जो टर्न्स होते हैं वो इक्वल होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी साइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी। 8 क्वेश्चन में हमको गिवन है कि द ईएमएफ पर टर्न ऑफ अ सिंगल फेज 2200 बाय 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज 10 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये जो 10 वोल्ट दिया है दैट इज ईएमएफ पर टर्न, वो कितना है 10 वोल्ट। द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों को गिवन क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है ईएमएफ पर टर्न जो हम लोगों को मिला है दैट इज 10 वोल्ट। अगर बात करें टर्न्स के हिसाब से तो ये हो जाएगा E1 अपॉन N1 इज इक्वल टू E2 अपॉन N2 इज इक्वल टू व्हाट 10 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें बात कर रहे हैं कि प्राइमरी टर्न्स की रिक्वायरमेंट है। तो प्राइमरी टर्न्स के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वोल्टेज लेवल है दैट इज, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं V1, तो ये हो गया 2200 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से प्राइमरी टर्न्स को डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमको चूज करना चाहिए। इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, V1 अगर देखा जाए तो 2200 वोल्ट है, N1 हमको कैलकुलेट करना है और ये 10 वोल्ट। ठीक है, अगर N1 के बिहाफ में अगर बात की जाए तो 2200 डिवाइडेड बाय व्हाट 10, ये 0 will be cancel out, then number of turns is 220 turns, 220 turns। अब देख लेते हैं ऑप्शन विच वन इज करेक्ट। तो 22 10 और ये C इज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज 220 टर्न्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर 220 टर्न्स निकाल लिए हैं। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। Now in 9th question, the transformer core is laminated in order to, ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर को स्पेशली आपने लैमिनेटेड क्यों किया है। तो अगर कोर से देखें तो कोर के लिए क्या है, कोर में हमको दो टाइप के लॉसेस हमको देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज हिस्टैरिसीस और एक मिलता है हमको एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट लॉस। तो अगर देखा जाए लैमिनेशन जो प्रोवाइड किया जाता है वो बेसिकली एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को देखें तो सिंप्लीफाई इट्स कंस्ट्रक्शन, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। मिनिमाइज एडी करंट लॉस, तो यहाँ पर देखें हम लोग जितना भी अभी कंक्लूजन निकालें कि कोर में ये दो लॉसेज होते हैं और लैमिनेशन इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि एडी करंट क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। तो इस हिसाब से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, now 10th question is the inductive reactance of transformer depends on, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर हम लोग देखें कि ट्रांसफार्मर में ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हो क्या होता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करता है, बेसिकली जो लीकेज फ्लक्स है ना, लीकेज फ्लक्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली अपन बात करें ना तो ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई भी रिएक्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये जो लीकेज फ्लक्स है उनको हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंस के फॉर्म में क्या करते हैं, शो करते हैं, उसे फाइल लीकेज को रिएक्टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन, तो ये हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है क्या, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, लीकेज फ्लक्स, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन भी किसका है, लीकेज फ्लक्स का है। तो 10th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी। ठीक है, नाउ 11th क्वेश्चन में क्या है कि द फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर कोर, ठीक है, द फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर कोर, तो ये बोल रहा है इंक्रीज विथ लोड, सेकेंड में बोल रहा है कि डिक्रीज विथ लोड, रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड, नन ऑफ द अबव। अगर देखा जाए फ्लक्स के लिए, ठीक है, अगर हम लोग फ्लक्स का थोड़ा सा इवेल्युएशन करें तो फ्लक्स क्या होगा, हम लोग ट्रांसफार्मर को हमेशा कंसीडर करते हैं कि ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ठीक है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, लेकिन ये थोड़ी सी गड़बड़ क्या हो रही है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस तो बोल दिया गया, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए तो वेरिंग फ्लक्स की जरूरत है। तो बेसिकली क्या होता है कि फाई इज इक्वल टू हम लोगों को देखने के लिए मिलता है फाई एम साइन ओमेगा टी, फाई एम साइन ओमेगा टी। अगर इसका वेव
डायग्राम अपन ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी होने की वजह से ये जो वेव मिलेगा दैट इज सिनुसॉइडल, ठीक है, दैट इज सिनुसॉइडल। अगर इसमें देखा जाए तो फ्लक्स की वैल्यू तो क्या कर रही है, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर वेरी ही कर रही है, ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। लेकिन अगर आप पीक की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये हर एक पीक पर क्या है, वैल्यू 5m ही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा दैट इज 5m नॉट 5। ओवरऑल जो फ्लक्स है वो मतलब वेरिंग होगा, बट 5m को हमको क्या करना है, कांस्टेंट मेंटेन करना है, ठीक है। तो इस वे में ही ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है कि इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। फाई कभी भी फ्लैट न हम लोग कभी भी ड्रॉ नहीं करते, ठीक है, ये कभी भी ऐसा फ्लैट वेव टाइप हम लोग कभी भी ड्रॉ नहीं करते। यहाँ पर क्या कंसीडर करना है कि फ्लक्स जो 5m है, मैक्सिमम जो फ्लक्स है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर आप लोड के केस में कहें तो लोड को आप कितना भी वेरी करो, ये जो 5m है वो हमको कांस्टेंट मेंटेन ही करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड, ठीक है। तो यहाँ पर 5 को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा लोड के हिसाब से कि लोड कितना भी वेरी करे, 5 हमेशा क्या होगा, फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। At which condition of transformer the equivalent circuit will be as shown in the figure। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फिगर है उसमें I नॉट जो है वो दो करंट में यहाँ पर डिवाइड हो रही है, ठीक है, और सोर्स से ओनली I नॉट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो होता है वो एट नो लोड होता है, ठीक है, एट नो लोड, जब हम सेकेंडरी साइड पर कोई भी लोड अप्लाई नहीं करते हैं तो उस समय ये माना जाएगा कि एट नो लोड सेकेंडरी साइड क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। ओपन होगा तो वहां पर ये देख लेंगे क्या कि I2 जो करंट होगा सेकेंडरी साइड, अगर यहाँ पर सेकेंडरी अगर ऐसा थोड़ा सा ड्रॉ करें तो यहाँ पर जो I2 है वो क्या होगा, 0, क्योंकि लोड लगा नहीं हुआ है, ओपन सर्किट हो गया, तो I2 इज इक्वल टू 0। जब I2 करंट ड्रॉ ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो सोर्स है वो कोई और एक्स्ट्रा करंट आपको नहीं देगा, कोई और एडिशनल करंट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आई नॉट के लिए दो ही कंपोनेंट बन जाते हैं, एक लॉस कंपोनेंट और एक मैग्नेटाइजिंग, ठीक है, आई ओमेगा एंड आई म्यू। तो ये कंडीशन होगा एट नो लोड। अगर नो लोड दिया हुआ है तो ऑप्शन में नो लोड लगाएंगे, अगर ओपन दिया हुआ है तो हम लोग ओपन सर्किट के लिए जाएंगे, ठीक है। तो अंडर शॉर्ट सर्किट, अंडर रेटेड लोड, अंडर ओपन सर्किट, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस फिगर, ठीक है, सी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है, ओपन सर्किट, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और नो लोड फेजर डायग्राम, ठीक है, नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर, द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट रिमेन्स इन फेज विथ। अगर इसको देखा जाए तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये डिस्कस कर लिया था कि फेजर डायग्राम कैसे होगा। फेजर डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि जो आई ओमेगा है, जो मतलब कोर लॉस कंपोनेंट है ऑफ नो लोड करंट, वो सप्लाई वोल्टेज के साथ क्या था, फेज में था। अगर उसको रिकॉल करें तो एक बार हम लोग और फेजर को रिकॉल कर लेते हैं, दैट इज 5, और हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री लैग में बनाएंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी। अगर ऐसा देखें तो N1 इज ग्रेटर देन N2 शो किया है, ऐसा हम लोगों ने अज्यूम किया है, ठीक है। और हम लोग अगर सप्लाई वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं तो दैट इज रिफ्लेक्टेड वैल्यू ऑफ E1। लेंस लॉ के हिसाब से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करेगा सप्लाई को, ठीक है। तो ये सप्लाई को अपोज कर रहा है। मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजेशन एक ऐसा करंट है, नो लोड करंट की अगर बात करें तो वो दो हिस्सों में आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज आई ओमेगा और आई नॉट, सॉरी आई म्यू, ठीक है। तो आई म्यू जो करंट है वो फ्लक्स एस्टैब्लिश करने के काम आता है, इसलिए ये किसके फेज में होगा, म्यूचुअल फ्लक्स के फेज में होगा, ठीक है। और ये लॉस कंपोनेंट है, तो लॉस कंपोनेंट किसके फेज में है, सप्लाई वोल्टेज के फेज में है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो आंसर यहीं पर से मिल जाता है कि नो लोड करंट हो गया, तो नो लोड करंट के साथ तो इसका कोई ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। देखिए नो लोड करंट कहाँ पे ड्राइव मतलब बनेगा, आई म्यू और आई ओमेगा का फेजर सम हम लोग को यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तो दैट इज आई नॉट, नो लोड करंट। तो नो लोड करंट के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है इसका। प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज, तो ये देखिए प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज V1 है, V1 के साथ हम लोगों ने इन फेज रखा हुआ है आई ओमेगा,
ठीक है। तो ये कोर लॉस जो कंपोनेंट है दैट इज इन फेज विथ प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक और फिगर है लोडिंग कंडीशन के हिसाब से आई थिंक। तो ये एट विच कंडीशन ऑफ द ट्रांसफार्मर द इक्विवेलेंट सर्किट विल बी एज शोन इन फिगर। तो ये केस कब होता है, ये केस तब होता है जब सेकेंडरी साइड आप क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी साइड आप क्या अप्लाई करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे, तो ये कंडीशन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अगर लोडिंग कंडीशन की बात करें तो आप क्या कर रहे हैं, लोड कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी साइड क्या हो जाएगा, शॉर्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये चीज जो है यहाँ पर और कोई लोड का रिएक्टेंस वगैरह हमको कुछ नहीं मिला हुआ, तो इसको शॉर्ट सर्किट ही अपन कंसीडर करेंगे। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन अंडर शॉर्ट सर्किट, ठीक है। एक्चुअली इसमें 2 बार ऑप्शन ये हो गया, तो आइदर ए और डी कोई भी आप एक लगा सकते हैं, कोई भी, ठीक है। एक ऑप्शन को मैं यहाँ पर कट कर देती हूँ, ठीक है, अंडर शॉर्ट सर्किट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द कोर फ्लक्स ऑफ अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विथ अ रेजिस्टेंस लोड या रेजिस्टिव लोड बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में इतनी चर्चा की कि भाई ट्रांसफार्मर का जो फ्लक्स है वो मतलब कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर क्या है, एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। तो लोड चेंजेस के हिसाब से चाहे उसको रेजिस्टिव रखो चाहे इंडक्टिव रखो, तो लोड के हिसाब से फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो इसमें देख लेते हैं इज स्ट्रिक्टली कांस्टेंट विथ लोड चेंजेस, तो यही हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है कि यहाँ पर जो है फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट रखा जा रहा है विथ लोड चेंजेस, ठीक है। तो 15 का जो आंसर होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आप आइदर लोड में क्या लगाएं, रेजिस्टिव लगाएं, इंडक्टिव लगाएं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए, तो फ्लक्स डजंट चेंज, ठीक है। एक्चुअली क्या है, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड एट सेकेंडरी, ठीक है। 16 नंबर के क्वेश्चन में अगर देखें तो द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ 400 volt by 230 volt single phase 50 hertz transformer is to be connected to a 25 hertz supply। कहने का मतलब शुरुआत की रेटिंग अगर देखी जाए तो 50 हर्ट्ज पर कनेक्टेड है। अब उसको क्या किया जा रहा है, 25 हर्ट्ज की सप्लाई पर कनेक्ट किया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या कहता है, इन ऑर्डर टू कीप द मैग्नेटाइजेशन करंट एट सेम लेवल। कहने का मतलब है आपको मैग्नेटाइजेशन करंट को क्या मेंटेन करना है, सेम लेवल पे मेंटेन करना है इन बोथ द केसेस, चाहे वो 50 हर्ट्ज की बात हो चाहे 25 हर्ट्ज की बात हो। इन बोथ केसेस द वोल्टेज एट 25 हर्ट्ज शुड बी। कहने का मतलब वोल्टेज लेवल को पूछा जा रहा है कि 25 हर्ट्ज पर जब आप ऑपरेट करेंगे तो ये कितना वोल्टेज लेवल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें तो द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ में अगर देखें तो लो वोल्टेज में कौन मिल रहा है, 230 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एलवी वाइंडिंग के लिए जो वोल्टेज है, ठीक है, उसको हम लोग ले लेते हैं V1 दैट इज 230 वोल्ट, और उस टाइम जो फ्रिक्वेंसी आपको प्रोवाइड की जा रही है दैट इज 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये ध्यान देने वाली है कि हमको क्या करना है, मैग्नेटाइजेशन करंट को सेम लेवल पे मेंटेन करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें कि मैग्नेटाइजिंग करंट को क्या कर रहे हैं, सेम लेवल पे अगर मेंटेन करेंगे, मैग्नेटाइजेशन करंट एट सेम लेवल, ठीक है, एट सेम लेवल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये सेम लेवल चाहे HV हो चाहे LV हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को V/F का जो रेशियो है, इस रेशियो को हम लोगों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो V1/F का जो रेशियो है दैट इज 230 अपॉन क्या हो जाएगा,
50। और ये रेशियो हम लोगों को नेक्स्ट जो कंडीशन है 25 हर्ट्ज के लिए, उसके लिए भी यही रेशियो हमको मेंटेन करके चलना है। तो अगर मैं लूँ न्यू जो लेवल वोल्टेज का होगा वो V1 डैश, और उसके हिसाब से फ्रिक्वेंसी हम लोगों ने दी हुई है 25 हर्ट्ज, दैट इज F डैश। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, V1 डैश इज इक्वल टू 230 अपॉन 50 इंटू F डैश। तो ये हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 50 इंटू F डैश इज व्हाट 25 हर्ट्ज। ठीक है, तो 25 वन ज़ा और ये हो गया 2 ज़ा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 1 एंड 5। तो जो नया जो वोल्टेज हम लोगों को मिलेगा दैट इज 115 वोल्ट। ठीक है, 115 वोल्ट। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 115 वोल्ट। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे ढंग से हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, द लॉसेज इन ट्रांसफार्मर आर। तो लॉसेस तो तीनों अनलिस्टेड कर दिए गए हैं, कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। तो ये जो दो लॉस हैं वो हमारे लिए क्या है, कोर लॉस है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या पूछता है, द कांस्टेंट पावर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय। तो हम लोग जानते हैं कि कॉपर लॉस तो वेरिंग होता है, ठीक, क्योंकि ये क्या होता है कि आई स्क्वायर और आर लॉस होता है, वाइंडिंग के लॉस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, करंट के हिसाब से वेरी करता है। लेकिन यहाँ पर एडी करंट लॉस और जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो कोर के लॉस हैं, तो वन टाइम लॉस होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये जो लॉस होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो अगर हम लोग एनालिसिस करें तो सेकंड एंड थर्ड इज द कांस्टेंट लॉस। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट तो ये तो नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड तो ये भी नहीं होगा, सेकंड एंड थर्ड, देखिए सेकंड एंड थर्ड को हम लोगों ने एनालिस्टेड किया है कांस्टेंट लॉस, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ 18 क्वेश्चन में देखता है कि द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल आर। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल आर। तो ऑप्शन हम लोग चूज कर लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में इन लोगों ने बात की है। तो लो परमेबिलिटी एंड लो हिस्टैरिसीस, कहने का मतलब सारा ऑप्शन जो है परमेबिलिटी और हिस्टैरिसीस में है। तो अगर परमेबिलिटी को देखा जाए तो आप ऐसा ट्रांसफार्मर कोर के लिए आप ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जिसकी परमेबिलिटी क्या हो, परमेबिलिटी हाई हो। ठीक है, अगर परमेबिलिटी हाई होगा तो रिलक्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, रिलक्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। अगर हाई परमेबिलिटी को आप यूज करते हैं तो रिलक्टेंस क्या होगा, टेंस टू जीरो ले सकते हैं। बिल्कुल जीरो होगा ऐसा तो होता नहीं है प्रैक्टिकली, बट टेंस टू जीरो कंसीडर कर सकते हैं। और हिस्टैरिसीस के हिसाब से बात करें तो आपको ऐसा मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चूज करना है जिससे हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो, लो हो। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग हमेशा लो ही कंसीडर करेंगे, राइट। तो इसमें हिस्टैरिसीस लॉस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से हाई परमेबिलिटी चाहिए और हिस्टैरिसीस लॉस हमको लो चाहिए। तो यहाँ पर लो परमेबिलिटी है तो ये हमारी डिजायरेबल प्रॉपर्टी तो है नहीं ट्रांसफार्मर की। हाई परमेबिलिटी एंड हाई हिस्टैरिसीस लॉस, तो लॉस भी हाई नहीं चाहिए। हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टैरिसीस लॉस, तो हमारे कंक्लूजन के हिसाब से तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाई परमेबिलिटी होना चाहिए और लो हिस्टैरिसीस लॉस होना चाहिए। ठीक है, 19 क्वेश्चन ये कह रहा है कि द चेंजेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट इज टेकन केयर ऑफ बाय विच पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। कहने का मतलब है ट्रांसफार्मर में जो कूलिंग ऑयल यूज हो रहा है उसके वॉल्यूम्स चेंज होते हैं बार बार। ठीक है, तो ये क्यों चेंज होते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से ड्यूरिंग डे एंड नाइट। तो ट्रांसफार्मर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इसका मतलब इसको देखता है। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, बेसिकली हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को रिमाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर टैंक होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर टैंक में ऑयल पूरा फुल फिलअप रहता है और एक होता है कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, एक होता है कंजर्वेटर टैंक जिससे क्या होता है कि इसको हम लोग फुल्ली फिलअप नहीं करते हैं ऑयल से, पार्शियली फिल करते हैं। ठीक है, पार्शियली फिल करते हैं और ये जो होता है वो एयर होता है यहाँ पर।
ठीक है। तो जब भी डे टाइम में अगर देखा जाए तो डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में टेम्परेचर क्या होगा, ऑयल का बढ़ेगा। ठीक है, डे टाइम में टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, तो टेम्परेचर की वजह से ऑयल का भी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ऑयल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो एक्सपांड होगा, एक्सपांशन होने की वजह से, ऑयल में एक्सपांशन होने की वजह से वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज होता है तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का ये जो ऑयल है वो थोड़ा सा ऊपर फिल करना शुरू करता है, एक्सपांड हो रहा है, फैल रहा है ऑयल, तो ये ऐसा फैल जाएगा। फैलने की वजह से अगर यहाँ पर ब्रीदर का पार्ट देखें तो एक वेंट पाइप अवेलेबल होता है, और इस वेंट पाइप से क्या होता है, एयर बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। इसको ब्रीद इन ब्रीद आउट बोला जाता है। तो अभी क्या हो रहा है, ब्रीद आउट हो रहा है, एयर क्या कर रहा है, वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है, तो ये ब्रीद आउट हो गया। और उसके बाद जैसे ही ड्यूरिंग नाइट क्या होगा कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, तो उसकी वजह से ऑयल भी क्या होगा, कूल होगा, और ऑयल कूलिंग केस में क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑयल श्रिंक करती है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम जैसे ही डिक्रीज होगा तो ये जो ऑयल का लेवल कंजर्वेटर टैंक में ऐसा फिलअप है वो वापस किस में आ जाता है, ट्रांसफार्मर टैंक में आ जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर टैंक में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये जगह अगेन खाली होती है तो बाहर से जो एयर शॉक करके कहाँ आता है, वापस इस कंजर्वेटर टैंक में आता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रीद इन का केस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मेन पार्ट है वो कंजर्वेटर टैंक है। ठीक है, मेन पार्ट कौन है, कंजर्वेटर टैंक है। तो यहाँ पे ब्रीदर जो है, ब्रीदर क्या है, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑयल के वेरिएशंस को कौन हैंडल कर रहा है, कंजर्वेटर टैंक हैंडल कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंजर्वेटर टैंक में इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कंजर्वेटर टैंक इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 20th, बाय कीपिंग अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट। ठीक है, बाय कीपिंग अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट। ठीक है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन इज रिड्यूस्ड व्हाट हैपेंस टू नो लोड करंट। कहने का मतलब नो लोड करंट को पूछा जा रहा है कि उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और पूछा जा रहा है पावर फैक्टर, दैट इज cos phi। तो देख लेते हैं, इसके लिए थोड़ा सा assumption हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस आई थिंक। ये होगा क्या, E इज इक्वल टू 4.44 फ्रीक्वेंसी इंटू टर्न्स एंड फाई। ठीक है, इसको हम लोग V भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग फ्लक्स इज इक्वल टू, हम लोग अगर इसको देखें, अगर E कांस्टेंट है और ये सारे अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू अपन V अपॉन F इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंसीडर क्या करना है, अप्लाइड वोल्टेज को हमको कांस्टेंट रखना है, तो V इज इक्वल टू हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट। अगर इस केस में देखा जाए तो फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मेनली क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग को मेनली रिड्यूस करना है। तो अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करते हैं तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि फ्लक्स तो इंक्रीज हो रहा है व्हेन वी आर गोइंग टू रिड्यूस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब थोड़ा सा कोर लॉस के बारे में बात करते हैं। तो कोर लॉस जो है वो भी फ्लक्स पर डिपेंड करता है, दैट इज फाई स्क्वायर। ठीक है, दैट इज फाई स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर फाई इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स पी कोर भी क्या होगा, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसके इक्विवेलेंट हम लोग और एक फॉर्मूला देख सकते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज हो गया और इनटू लॉस कंपोनेंट क्या हो गया, आई ओमेगा, क्योंकि कोर लॉस के लिए आई ओमेगा ही क्या है, लॉस कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो अगर कोर लॉस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, लॉस कंपोनेंट। तो यहाँ पर से अगर इन कंक्लूजन निकालें तो आई ओमेगा क्या निकलेगा, इंक्रीज निकलेगा। ठीक है, आई ओमेगा क्या निकलेगा, इंक्रीज्ड निकलेगा। अब अगर हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट की बात करें, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन करंट की अगर बात करें तो उसके लिए हम लोगों को एमएमएफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। दैट एमएमएफ एफ इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। ठीक है, फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो एमएमएफ है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एमएमएफ इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर फेजर के हिसाब से देखें तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर
आई म्यू स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट भी इंक्रीज्ड लेवल पे है, लॉस कंपोनेंट भी इंक्रीज्ड लेवल पे है। तो ओवरऑल अगर आई नॉट को देखा जाए तो आई नॉट विच इज नो लोड करंट वो भी क्या होगा, इंक्रीज्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नो लोड करंट के लिए तो हम लोगों ने निकाल लिया कि ये इंक्रीजेस है। अगर इसी से हेल्प मिल जाती है तो देख लेते हैं इंक्रीजेस, यहाँ पर नो लोड करंट इंक्रीजेस एंड ऑप्शन सी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन करंट होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, cos फाई के लिए भी चूज करके देखना पड़ेगा, इवेल्युएट करके देखना पड़ेगा कि cos फाई इंक्रीजिंग आ रहा है कि डिक्रीजिंग। ठीक है, cos फाई के लिए अगर बात करें तो किसकी हेल्प ले सकते हैं, अच्छा ये मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है दैट इज डोमिनेटिंग करंट। ठीक है, आई ओमेगा को वो क्या करता है, डोमिनेट करता है। अगर मैग्नेटाइजिंग की बात करें तो वो रिएक्टिव पावर की वजह से होता है, और जो लॉस कंपोनेंट मिलता है, कोर लॉस कंपोनेंट जो होता है वो हमको जो रियल पावर की वजह से मिलता है। तो रियल पावर हम लोग P से डिनोट करते हैं और रिएक्टिव पावर Q से। तो अगर अपन चेंजेस देखें, ठीक है, अगर रिएक्टिव पावर में चेंजेस देखेंगे तो वो होगा मच ग्रेटर देन रियल पावर। ठीक है, और रियल पावर का अगर फॉर्मूला देखा जाए, यहाँ पर रियल पावर क्या निकल रहा है, रेड्यूस्ड टाइप निकल रहा है। तो यहाँ पर रियल पावर का देखें तो वी आई कॉस फाई होता है, तो पावर फैक्टर यहीं पर एडेड है। अगर P रिड्यूस हो रहा है तो कहने का मतलब क्या होगा, कॉस फाई इज ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पावर फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस हिसाब से ए और सी में जो है दैट सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नो लोड करंट जो है वो इंक्रीज होगा और पावर फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऐसे हम लोग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के वेरिएशंस को देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कौन कौन सी क्वांटिटीज क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज magnetization current drawn by the transformer is usually what percent of full load current। तो ये मैंने मतलब कंस्ट्रक्शन टाइम में हम लोगों ने देखा था कि ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है और जो मतलब फुल लोड करंट है, तो मैग्नेटाइजेशन करंट उसका कितना परसेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 0.2 to 0.5% ये नहीं है, 2 to 5% ये भी नहीं है, 4 to 6%। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि 4 to 6% जो आई म्यू है वो 4 to 6% क्या होगा, 4 to 6% ऑफ फुल लोड करंट। अब आई म्यू के साथ आई ओमेगा को एडिशनली देख लेते हैं कि आई जो लॉस कंपोनेंट है नो लोड का दैट इज हाउ मच। तो आई ओमेगा जो होता है दैट इज 1 to 2% ऑफ फुल लोड करंट। ठीक है, यहाँ पर फुल लोड करंट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लॉस कंपोनेंट फुल लोड करंट का कितना होता है। ठीक है, तो 1 to 2% ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया उसके हिसाब से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now in a transformer oil must free from, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट फ्री फ्रॉम। तो फॉर्मूला यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मॉइस्चर है, स्लज है, गैसेस है, ऑर्डर है। तो ये तीनों को अगर देखा जाए तो तीनों तो ऑप्शन में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। मॉइस्चर जो होता है, हम लोग स्पेशली कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने देखा था कि जो ऑयल होता है वो मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। तो मॉइस्चर फ्री कहने का मतलब क्या है कि जब भी अभी हम लोगों कंजर्वेटर टैंक वाले जो क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किया उसमें देखा कि एयर ब्रीद इन होता है, ब्रीद आउट होता है। ठीक है, तो एयर ब्रीद इन के टाइम क्या होता है, वेंट पाइप से जब वो ब्रीद इन करता है तो ब्रीद इन के वक्त क्या होता है कि एयर जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर से एंटर कर रहा है, तो उसमें क्या होता है एयर के साथ मॉइस्चर कंटेंट आ जाते हैं। अगर ये डायरेक्टली हम लोग कंजर्वेटर टैंक में अगर उसको फिल कर दें तो ये क्या होगा, ऑयल उसी मॉइस्चर से इंटरैक्ट होगा और अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो सकती है। तो ये हम लोग चाहते नहीं कि हमारे लिए जो ऑयल ट्रांसफार्मर में यूज हो रहा है बेसिकली इंसुलेशन के लिए यूज हो रहा है, तो इंसुलेशन प्रॉपर्टी डैमेज हो ये हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट को एयर से रिमूव करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, सिलिका जेल्स। ठीक है, सिलिका जेल्स प्रोवाइड करते हैं और ये सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर को क्या करता है, मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और मॉइस्चर को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो ड्राई एयर है वो कंजर्वेटर टैंक में फिल होता है। ठीक है, ब्रीद इन के वक्त।
ठीक, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है तो उसके हिसाब से मॉइस्चर जो है वो ऑयल के लिए अच्छी बात नहीं है, तो ऑयल मस्ट फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नाउ द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर कोर विल डिपेंड ऑन, जो ट्रांसफार्मर का जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग क्वांटिटी अगर देखें तो याद करें हम लोग कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, जैसे मैक्सिमम फ्लक्स को हम लोग देखे थे कि ये कांस्टेंट होना चाहिए और ये हो गया bm इंटू an। bm क्या है यहाँ पर, bm यहाँ पर है फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, bm क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, और an क्या है, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया है कोर का। ठीक है, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर। ठीक है, तो हम लोग अगर ये क्या कर रहे हैं, ये तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है जिसमें जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर देखें तो bm और an का जो रिलेशन हो जाएगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज करते हो तो दैट टाइम जो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया कोर का अगर रिड्यूस होगा तो ओवरऑल जो ट्रांसफार्मर का साइज है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर बी ऑप्शन के लिए जा सकते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी ऑफ कोर मटेरियल, और भी हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन है दैट इज E इज इक्वल टू 4.44 फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ टर्न्स, और ये हो जाएगा क्या, bm इंटू an। ठीक है, ये हमको मिलता है। अगर हम लोग मेंटेन करें क्या, bm के इक्विवेलेंट हम लोग अगर नोट डाउन करें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 4.44 Fn, और ये हो गया an। अगर देखा जाए तो ये कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, और यहाँ पर अगर कंसीडर करें कि bm को अगर कांस्टेंट रखा जाए साथ में इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी अगर कांस्टेंट मेंटेन किया जाए तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी और an का रिलेशन बच जाता है। ठीक है, तो दैट फ्रिक्वेंसी f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, an। कहने का मतलब अगर फ्रिक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी तो जो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया है कोर का दैट इज डिक्रीजेस। ठीक है, अगर ये डिक्रीज होता है दैट मीन्स ओवरऑल जो फ्लक्स की जो हम लोगों को मिलेगा क्या कि ट्रांसफार्मर का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दो चीजें मिल गई, एक हो गया फ्रीक्वेंसी और एक हो गया फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी को ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर टिक कर दिया था, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर सी इज द, ये हो गया सी क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द, ये केयर नहीं है दैट इज कोर, तो ये तो नहीं है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं कर रहा है और फ्लक्स डेंसिटी भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नाउ question number 24 is the primary and secondary windings of ordinary transformer always have। ठीक है, एक इन जनरल सा ये मतलब कंडीशन है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर ऑलवेज हैव डिफरेंट टर्न्स। तो डिफरेंट टर्न्स तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार हम लोग देखें कि इंसुलेशन ट्रांसफार्मर के लिए हम लोगों ने इक्वल टर्न्स भी यूज़ किया है, तो ये ऑप्शन तो हम लोग नहीं जाएंगे। सेम साइज ऑफ कॉपर, तो सेम साइज ऑफ कॉपर भी नहीं ले सकते। एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग के हिसाब से कॉपर वायर का जो साइज है वो आप अलग अलग क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेट मैग्नेटिक सर्किट आप प्रोवाइड बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर के लिए जो ऑलवेज हम लोग कंसीडर करेंगे वो क्या है, कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी कॉइल है वो इंटरकनेक्टेड होता है किसके थ्रू, मैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू। तो एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट तो होना ही चाहिए जो दोनों को क्या कर सके, दोनों से लिंक्ड हो सके। ठीक है, तो कॉमन मैग्नेटिक सर्किट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। LV winding are placed nearer to the core in the case of concentric winding because it reduces। देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान दे तो LV वाइंडिंग को क्या बोल रहा है, नियरर टू
कोर प्लेस करना है, ठीक है, नियरर टू कोर प्लेस करना है। तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं? तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में क्या रिड्यूस होता है हमको देखना है, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट और लीकेज फ्लक्स। तो हम लोग अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये हम लोगों ने क्या ले लिया, एक सिलेंड्रिकल ऐसा कोर ले लिया, ठीक है। इस कोर के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करनी रहती है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इंसुलेशन कुछ मैं इस तरीके से प्रोवाइड कर देती हूँ। कोर के जस्ट बाद वाइंडिंग से पहले हम लोग को क्या देना है, एक इंसुलेशन देना है। उस इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कैसी रहती है कि ये इंसुलेशन जो होता है वो वोल्टेज लेवल पे डिपेंड करता है। मतलब वोल्टेज को अगर आप देखें तो दैट इज वाइंडिंग का जो वोल्टेज यहाँ पर देखा जाए तो वो इंसुलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन से थोड़ा अपोजिट सोचें कि एलवी की जगह क्या अप्लाई करें, अगर एचवी अप्लाई करें, ठीक है, तो एचवी में क्या होगा, वोल्टेज लेवल क्या होता है, वोल्टेज आपका देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, वो इंक्रीज रहेगा क्योंकि एचवी वाइंडिंग है तो हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है ना। हाई वोल्टेज के लिए हम लोगों ने एचवी वाइंडिंग दी हुई है, तो वोल्टेज अगर इंक्रीज होगा तो इंसुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। अगर वो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज है तो कहीं ना कहीं ये इंसुलेशन का जो लेयर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये लेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करनी है, एचवी वाइंडिंग हमको प्रोवाइड करनी है। तो अगर ये यहाँ पर रेडियस देखा जाए कॉन्सेंट्रिक अगर वाइंडिंग्स में अगर आप एचवी वाइंडिंग यहाँ पर लगाते हैं तो उसका रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर कॉपर रिक्वायरमेंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रिक्वायरमेंट ऑफ कॉपर अगर देखा जाए तो वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन एचवी वाइंडिंग के बाद फिर से इंसुलेशन आपको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप एलवी वाइंडिंग को यहाँ पर दोगे, ठीक है। तो एलवी वाइंडिंग के लिए देखा जाए तो इंसुलेशन आप फिर से दोगे। इंसुलेशन देने के बाद ये ओवरऑल जो रेडियस है एलवी वाइंडिंग का वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉपर रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है और इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग ये चाहेंगे, देखो इंसुलेशन का खर्चा भी बहुत आता है, ठीक है। इंसुलेशन का जो कॉस्ट है वो भी बहुत हाई होता है और कॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉपर का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल जो ट्रांसफार्मर का जो मेन जो खर्च है, मेन जो कॉस्ट है वो यहीं पर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सारा कॉस्ट जो होता है वो कोर और इन वाइंडिंग्स में ही होता है, ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि हम लोग ये चाहेंगे कि कॉस्ट क्या हो, रिड्यूस हो। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया है, एलवी वाइंडिंग को अगर नियरर टू द कोर अगर अप्लाई करते हैं तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट घट जाएगी, तो लेयर का भी रेडियस जो होगा वो भी डिक्रीज होगा और उसके ऊपर जब एलवी वाइंडिंग करेंगे तो उनका रेडियस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कॉपर रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखें तो एलवी वाइंडिंग नियरर टू द कोर लॉस जो है रिड्यूस करता है। यहाँ पर देखें तो हिस्टैरिसीस नहीं होगा, एडी करंट नहीं होगा। ये देखें इंसुलेशन रिक्वायरमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इंसुलेशन रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ये मैंने आपको और डिफरेंट प्रोस्पेक्ट के थ्रू भी ये बता दिया कि हाँ ये चीजें भी क्या होंगी, इसके साथ वेरी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। With the increase in supply frequency of transformer, there is with the increase in supply frequency of a transformer there is। तो देखिए हम लोग क्या है, केवीए रेटिंग, हम लोगों ने रेटिंग के बारे में भी हम लोगों ने अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है। तो केवीए रेटिंग से पहले हम लोगों ने क्या देखा था, वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। तो वोल्टेज रेटिंग को हम लोगों ने निकाला था क्या कि वो किस पे डिपेंड करती है। तो वोल्टेज रेटिंग डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पर। और अगर करंट रेटिंग की बात करें तो करंट रेटिंग हम लोग देख रहे हैं क्या कि करंट रेटिंग जो डिपेंड करता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, लिख लेते हैं इसको, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर वायर। क्योंकि जो करंट है वो हम लोगों को वाइंडिंग में देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर कंडक्टर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर वो केवीए रेटिंग की बात करें तो ये होगा वोल्टेज रेटिंग इनटू
वोल्टेज रेटिंग इनटू क्या हो जाएगा, करंट रेटिंग, ठीक है, ये रेटिंग हम लोग लिख लेते हैं, ये करंट रेटिंग। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है और ये एरिया डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं केवीए रेटिंग क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी के हिसाब से ही सोचना है कि हम लोग अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को क्या करें, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करते हैं तो केवीए रेटिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो केवीए रेटिंग जो है वो क्या मिल रहा है, अगर देखा जाए तो केवीए रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करोगे तो केवीए रेटिंग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीज इन केवीए रेटिंग व्हेनेवर वी इंक्रीज द लेवल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो केवीए रेटिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। When a 400 hertz transformer is operated at 50 hertz, its kVA rating। तो इसको अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन हम लोगों ने एनालाइज किया है उसके हिसाब से अगर देखें तो केवीए रेटिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब अगर केवीए 1 निकालें डिवाइडेड बाय केवीए 2 करें, ठीक, तो वो क्या होना चाहिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू F1 अपॉन F2 कर लेते हैं, राइट, F1 अपॉन F2 कर लेते हैं। तो हम लोगों को ये पुराने केवीए रेटिंग और नए केवीए रेटिंग के हिसाब से फ्रीक्वेंसी लेवल क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि F1 इज इक्वल टू 400 एंड F2 इज इक्वल टू व्हाट, 50 हर्ट्ज। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जो न्यू केवीए रेटिंग निकलेगी दैट इज केवीए 2 इज इक्वल टू, हम लोग अगर लिखें तो केवीए 1 डिवाइडेड बाय F1 इंटू क्या ले सकते हैं, F2 ले सकते हैं। तो केवीए 1 कहने का मतलब यहाँ तो गिवन नहीं है वैल्यू, बट देखते हैं कि केवीए 1 का कितना टाइम्स निकलता है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हमको मिला हुआ है 50 हर्ट्ज और दैट वन इज 400 हर्ट्ज। 0 0 विल बी कैंसिल आउट, ये 5 और ये हो गया 8, ठीक है। तो केवीए रेटिंग का 1/8 होगा, ठीक है, केवीए रेटिंग का कितना होगा, 1/8, ठीक है। ये हम लोगों ने न्यूमेरिकली थोड़ा सा ऐसा सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर देखें ना तो इस क्वेश्चन के हिसाब से फ्रीक्वेंसी जो हो रही है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो केवीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एएफ होता है। अगर फ्रीक्वेंसी रेंज अगर रिड्यूस हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि केवीए रेटिंग भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो अगर ऑप्शन में अगर जाएं तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें रिड्यूस्ड एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, दैट इज दिस। तो हम लोग डायरेक्टली इसको टिक कर सकते हैं। और अगर हमको कैलकुलेट करना है कि हाउ मच टाइम इज रिड्यूस्ड, तो ये क्या है, हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया तो 1/8 निकला। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 1/8 टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 28 क्वेश्चन में दे रहा है कि व्हेन सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज लोडेड द करंट इन द प्राइमरी साइड विल। अगर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी साइड में अगर लोड अप्लाई करते हैं तो करंट कैसा होगा। देखिए अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आइडियली हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, आइडियली हम लोग देखें तो कुछ ऐसा हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी, ये ऐसा, ठीक है। तो ये जो होगा ना वो आइडियल होगा। तो आइडियल केस में क्या होता है, आइडियल केस में अगर हम लोग नो लोड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर एक ही करंट ड्रॉ होता है, क्या, I0, ठीक है। तो दैट I0 इज सेपरेटेड, वन फॉर लॉस एंड अनदर फॉर मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया I0, ठीक है, I0, ठीक। इस टाइम अगर देखा जाए, अगर आप क्या करते हो, सेकेंडरी में अगर लोड कनेक्ट करते हो तो सेकेंडरी में अगर लोड आप कनेक्ट कर रहे हो तो दैट मीन्स यहाँ पर करंट ड्रॉ होगा I2 के लिए आपको क्या करना है, I2 अगर ड्रॉ हो रहा है तो उसके लिए ये सोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा क्या, कि एक एडिशनल करंट हमको प्रोवाइड करे जो क्या कर सके, I2 ड्रॉ कर सके, ठीक है। तो I2 के ड्रॉ होने की वजह से लोड मतलब सेकेंडरी साइड में I2 करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर सप्लाई हमको एक एक्सेसिव करंट देगा, एक एडिशनल करंट देगा, दैट इज I1 डैश, ठीक है। इसको I1 डैश कंसीडर कर लेते हैं। तो ये समझा जाएगा क्या कि प्राइमरी जो टोटल करंट प्रोवाइड कर रही है दैट इज I1, ठीक है, दैट इज I1। और यहाँ पर लॉस को चला जाएगा I0 और जो I2 करंट ड्रॉ हो रहा है उसकी वजह से सोर्स हमको एक एडिशनल करंट और प्रोवाइड करके देगा, दैट इज I1
डैश। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि I1 करंट इज इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग देखें ना तो सप्लाई वोल्टेज में भी कोई भी करंट लेवल ऐसा फिक्स नहीं माना जाता। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट आती जाती है वैसे वैसे सोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वैसे वैसे करंट हमको क्या करे, प्रोवाइड करे। एडिशनली कहीं से लाएगा नहीं, वो सोर्स ही हमको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे लॉस है तो लॉस अगर है तो हमको सोर्स से इतनी एफर्ट मिलनी चाहिए कि लॉस को रिकवर करने के लिए वो कोई करंट प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पर नो लोड करंट के थ्रू हम लोगों को क्या मिला, एक फ्लक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए करंट मिला और एक लॉस के लिए, ठीक है, एक लॉस के लिए मिला। अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग अगर सेकेंडरी में लोड अगर लगा देते हैं तो सेकेंडरी साइड अगर लोड अगर लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंडरी करंट तो फ्लो होगा ही। अगेन यहाँ पर क्या हो रही है, सप्लाई वोल्टेज अगेन हमको क्या ये बोलेगा, मतलब ये सप्लाई वोल्टेज है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि I2 करंट ड्रॉ हो रहा है, तो I2 करंट के लिए हमको फिर एक एक्सेसिव करंट देखना पड़ेगा। तो वो एक्सेसिव करंट कौन हो गया, I1 डैश। ठीक है, I1 डैश। तो ये क्या हो जाएगा कि अब सोर्स क्या करेगा, टोटल करंट I1 प्रोवाइड करेगा, उसमें से एक जाएगा नो लोड करंट को और एक जाएगा लोडिंग के लिए, क्योंकि I2 करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि सेकेंडरी में क्या हो रहा है, लोड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो नॉट अफेक्टेड बिल्कुल नहीं है, प्राइमरी साइड अफेक्ट हो रहा है जब अपन सेकेंडरी में क्या कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इंक्रीजेस डिक्रीजेस, तो यहाँ पर ऐसा भी कोई बात नहीं है कि इंक्रीजेस डिक्रीजेस। ठीक है, बी द सम ऑफ लोड करंट एंड एक्सेसिव करंट ड्रॉन ड्यू टू द सेकेंडरी, तो ये हम लोगों को ऐसे ही देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे लिए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर इंसुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज द इंसुलेशन। तो हम लोगों ने अभी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग के लिए हम लोगों ने इंसुलेशन देखा था कि इंसुलेशन कहाँ पे करते हैं अपन प्रोवाइड, मेजर इंसुलेशन अगर देखा जाए तो आप कोर के जस्ट बाद क्या करोगे, एक इंसुलेशन प्रोवाइड करोगे, फिर उसके बाद एक वाइंडिंग कैसी थी, हम लोगों ने एलवी वाइंडिंग को दिया था। एलवी वाइंडिंग के बाद अगेन आपको एक इंसुलेशन प्रोवाइड करना है और उसके ऊपर क्या करेंगे, एचवी वाइंडिंग। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोर और एलवी के बीच में एक इंसुलेशन प्रोवाइड करना है और एलवी और एचवी के बीच में एक इंसुलेशन आपको और देना पड़ेगा। ठीक है, तो दो हम लोगों ने जगह चूज कर ली मेजर इंसुलेशन के लिए। तो बिटवीन द लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड द कोर, तो ये तो बात सही है, लेकिन एक इंसुलेशन और प्रोवाइडेड है। सारे ऑप्शन को रीड कर लेते हैं, उस हिसाब से फिर सोचेंगे। बिटवीन लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये भी करेक्ट है। बिटवीन द लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड द कोर एंड ऑल्सो बिटवीन द लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में भी इंसुलेशन देना पड़ेगा और लो वोल्टेज वाइंडिंग और कोर के बीच में भी क्या देना पड़ेगा, इंसुलेशन देना पड़ेगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 30th क्वेश्चन इज 4 kVA 400 by 200 volt single phase transformer has resistance of 0.2 per unit and reactance of 0.6 per unit. What are its resistance and reactance reflected to HV side? HV side हमको क्या करना है, ये रिफ्लेक्टेड रिफर्ड होगा। ठीक है, रिफर्ड टू HV साइड। तो HV साइड को देखें तो HV अगर देखा जाए तो ये 400 वोल्ट है, हाई वोल्टेज दोनों में से, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, प्राइमरी। ठीक है, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग HV साइड अगर रिफर कर रहे हैं तो हम लोग क्या रिफर कर रहे हैं, सेकेंडरी की सारी वैल्यूज को हम लोग प्राइमरी साइड रिफर कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी साइड रिफर कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। हम लोगों को रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस निकालना है, विच वन इज रिफर टू प्राइमरी साइड। ठीक है, सेकेंडरी से प्राइमरी साइड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो किसके लिए है, सेकेंडरी साइड के लिए। तो R01 को अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा क्या, डेस्टिनेशन है प्राइमरी तो N1 और ये हो गया सेकेंडरी तो ये N2।
ठीक है। N1 N2 अगर कंसीडर करें, इधर N1 कंसीडर कर लेते हैं और दिस साइड के लिए N2 कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस जो अभी सेकेंडरी साइड में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो हमको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो तो दिया नहीं हुआ, तो टर्न्स रेशियो के हिसाब से हम लोग और के एक जो वैल्यू है कैलकुलेट कर सकते हैं कि N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू क्या देखने के लिए मिलता है, V1 अपॉन V2। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखें तो V1 जो है वो 400 है और V2 जो है वो 200 है, 200 वोल्ट। तो यहाँ पर 0 विल बी कैंसिल आउट एंड ये 2 जा हो गया, तो ये 2 आया। N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अगर रखें तो ये हो जाएगा R01 इज इक्वल टू ये हो गया 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर देखो तो दैट इज 0.2 पर यूनिट, तो ये 0.2 पर यूनिट ले लेते हैं। और ये हो गया 4 इंटू 0.2 दैट मीन्स 0.8 ओम निकलेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। सिमिलरली अपन क्या करते हैं, रिएक्टेंस की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा X01 इज इक्वल टू, सेम है ये भी सेम अप्रोच से निकल जाएगा, तो ये N1 अपॉन N2 इंटू X रिएक्टेंस हम लोगों ने लिया है, तो N1 अपॉन N2 को अगर देखें तो दैट इज इवेल्युएटेड 2 इंटू रिएक्टेंस की वैल्यू हाउ मच 0.6, राइट। तो ये हम लोग लिख लेंगे क्या 0.6, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.6 दैट इज 2.4 ओम। तो यहाँ पर रिएक्टेंस कितना मिल रहा है, रिएक्टेंस हमको 2.4 ओम मिल रहा है और रेजिस्टेंस देखा जाए तो 0.8 ओम मिल रहा है। कब, जब हम लोग क्या किए, HV साइड को मतलब क्या किए, रेफर किए। ठीक है, HV साइड हम लोग रेफर हुए, कहने का मतलब सेकेंडरी से हम लोग किधर जा रहे हैं, प्राइमरी रेफर होकर जा रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या हो गया, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वैल्यूज निकले हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर अवेलेबल है, 0.2 ओम एंड 0.6, तो ये तो इनकरेक्ट है। 0.8 ओम एंड 2.4 ओम, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। 0.8 ओम एंड 2.4 ओम इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वही हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से 30th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अच्छा, ये सारे हम लोगों ने 30 क्वेश्चन लिस्टेड किए हैं, वो हम लोगों ने अभी तक जितने टॉपिक्स कवर किए हैं अभी तक जो कोर्स में अवेलेबल था, जितने टॉपिक्स हम लोगों ने मतलब कवर किए हैं उससे रिलेटेड हम लोगों ने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं, जो पूछा गया है प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं जेई के लिए, एई के लिए, उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये कोर्स रिलेवेंट है। ठीक है, और ये लिंक्स आपको दिए गए हैं, आप फॉलो करिए। और आज के इस वीडियो लेक्चर को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।